महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। तमाम चीजों के ऊपर महंगाई डाइन डाका मार रही है। महंगाई कम करने के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। केंद्र के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का आह्वान। बीजेपी ने नई राजनीति शुरू की है और बीजेपी की एक ही नीति बन गई है दंगा नीति। दंगा कराओ, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, वोट लो, अपने घर जाओ, ना कोई रोटी मांगेगा ना रोजगार मांगेगा। कांग्रेस ने केंद्र बीजेपी पर लगाए ध्रुवीकरण के आरोप। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने की चेष्टा करो और वहां पर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करो। मैं समझता हूं कि इससे देश का भला नहीं होने वाला है। सीएम का ट्वीट, बीजेपी को भरोसा है कितनी भी हो महंगाई, ध्रुवीकरण से जीत लेंगे चुनाव। गहलोत का ट्वीट, सब तैयारी कर लें, 2023-24 में बीजेपी को करारा जवाब देना है। राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस की महंगाई रैली को बताया ढकोसला। अपनी विफलता पर ध्यान बटाने के लिए सरकार ये अपने प्रयोजित लोगों से और नरेगा से कुछ लोगों को लाकर महंगाई विरोध में रैली करने का ढकोसला करते हैं। गुलाब चंद कटारिया ने कहा, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का धरना, सरकार की फेस सेविंग। महंगाई को एक मुद्दा बना करके अपनी किसी न किसी तरह से स्थिति को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो केवल एक नाटक है, क्योंकि ये महंगाई है अगर है तो केवल राजस्थान के लिए नहीं है, संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए है। अब की बार किस मुद्दे पर जीत हार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। किसी विधानसभा चुनाव की अहमियत किसी दूसरे विधानसभा चुनाव से कम ज्यादा रही होगी, ये कहना तो शायद समझदारी नहीं होगी, लेकिन इतना समझ में आता है कि 2023 के चुनाव की सिग्निफिकेंस कुछ अलग होगी। खासतौर पर यह कि चुनाव किन चुनावी मुद्दों का ट्रेंड सेट करेंगे। पिछले कुछ सालों का अल्टरनेट रिजिम का जो ट्रेंड है वो बदलेगा या यथावत रहेगा, और उसमें कौन से मसले अहम भूमिका निभाएंगे, इस पर अभी से सबकी नजरें टिक गई हैं। मुख्यमंत्री समेत कई कांग्रेसी दिग्गज कह चुके हैं कि इस बार लगातार सरकार न रह पाने का मिथक टूटेगा। इसके लिए सरकार का चेहरा पहले से कहीं ज़्यादा कल्याणकारी दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ भाजपा सत्ता में वापसी के साथ साथ आगे भी बने रहने की गारंटी के एजेंडे पर काम कर रही है। तो मुद्दा ये है कि मुद्दे क्या होंगे, और आज इसी पर हम बात करेंगे प्राइम डिबेट में इन सवालों के जरिए कि महंगाई बनाम तुष्टीकरण की लड़ाई कहां तक जाएगी। अब की बार असल मुद्दों पर या भावनात्मक मुद्दों पर जीत हार। और चुनावी साल से एक साल पहले ही ये चुनावी माहौल बन जाने के मायने क्या हैं। भाजपा प्रवक्ता अमित गोयल साहब हमारे साथ हैं, राजेंद्र मेघवाल जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और एसपी मित्तल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। अमित जी, कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि आपने जो सत्ता में आप आए थे तो आपने कहा था कि सिलेंडर को नमस्कार करके जाइए, वो आपको आपका वोट सही जगह डालने में मदद करेगा, ये नमस्कार जो है। अब अगर कांग्रेस यही बात कहती है तो कांग्रेस की अपील क्यों असर नहीं करेगी। अमित जी, देखिए, आज मैंने कांग्रेस के कई वक्ताओं को सुना। जब आज कांग्रेस की जो रैली थी जिसमें लोग नहीं थे, लेकिन सुना, सारे पदाधिकारियों ने भाषण दिए, मंत्रियों ने भाषण दिए, उन्होंने पेट्रोल डीजल के मुद्दे को विशेष रूप से उठाया है जी। अब आप ये देखिए कि सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि किसी पर भी आप अगर कोई आरोप लगे, पहले तो आपको स्वयं को सही होना पड़ेगा। आज अगर ये आरोप लगाते हैं कि साहब पिछले 15 दिन में 8 रुपए 10 रुपए डीजल बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया, अरे भाई 10 रुपए में से 3 रुपए आपके वैट बढ़ गए, पहले तो आपको उसको कम करना चाहिए। 3 रुपए हमारे हिस्से में आ रहे हैं तो हम कम करें, जनता को राहत दे, पहली बात तो वो। दूसरी बात है, किस मुंह से पेट्रोल डीजल की बात करते हैं। मुझे आश्चर्य की बात यह है कि राजस्थान रोडवेज की गाड़ियां उत्तर प्रदेश और हरियाणा में डीजल ले रही हैं। क्यों ले रही है साहब? हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में जो मोदी जी का या केंद्र सरकार का वैट है वो अलग है क्या, और राजस्थान में अलग है क्या? दोनों जगह सेम है। फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि राजस्थान सरकार की गाड़ियां राजस्थान डीजल नहीं ले रही, वो सरकारी गाड़ियां बाहर से डीजल ले रही हैं? तो ये जो सारी कमी है, ये तो आपको अपने बारे में सोचनी चाहिए। दूसरी बात, पूरे देश की जनता को पता है कि यूक्रेन के साथ जो रशिया का विवाद चल रहा है, इंटरनेशनल कारणों से जो स्थितियां बन रही हैं, उन स्थितियों में अगल बगल के देशों की अगर बात की जाए तो पेट्रोल डीजल की रेटें कहां तक जा रही हैं, और भारत में उसके मुकाबले बहुत कम रेट बढ़ी है।
और उसके अलावा सरकार लगातार जनउपयोगी जो काम है, कोरोना काल के कारण जो लोग बेरोजगारी में या किसी समस्या में ग्रसित हो गए थे, सितंबर तक सरकार ने 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था भी की है। मतलब कितनी संवेदनशीलता के साथ में देश की सरकार चल रही है, मेरा मतलब कहने का ये है। और यहाँ आप बैठ के एक ऐसी रैली कर रहे हैं जिसमें जनता का कोई जुड़ाव नहीं है, पदाधिकारी के नाम पर आपके 500-700 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उसको आप बड़ी रैली कहते हैं कि जनता का आपको समर्थन है। और आपके जो मुख्यमंत्री जी बार बार आज बात करते हैं, उन्होंने ध्रुवीकरण का इशू, शर्मा जी मैं ले लेता हूँ बीच में एक बार, नहीं ध्रुवीकरण पर आएंगे वैसे, पहले मेरी बात सुनिए। आपने शुरुआत यहाँ से की अमित जी कि पहले तो जो खुद ठीक हो वो दूसरों पर सवाल उठाए। मुझे लगता है कि ये वो गाना है ना, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो। अगर ये ट्रेंड आप सेट करेंगे ना कि जो खुद सही हो वो, सुनिए एक मिनट, वही सवाल उठा सकता है, तो हिंदुस्तान में कोई पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर सवाल नहीं उठा सकती। पहली बात तो राइटिंग ऑन द वॉल, ये दीवार पर लिखी हुई बात समझ लीजिए। दूसरी बात, सरकारी गाड़ियों को उत्तर प्रदेश हरियाणा में डीजल लेना पड़ रहा है, तो आपको तय करना है, आप गिरबान में झांकना है। आपने यहाँ पर वैट इतना ज्यादा कर रखा है कि आपका और राज्यों के मुकाबले में 8-10 रुपए महंगा है, तो आप पहले खुद का घर सुधार लो भैया। ठीक है, मेघवाल साहब जवाब देते हैं, फिर मैं सवाल करूंगा आपसे। बोलिए मेघवाल जी। देखिए जेपी शर्मा जी, जहाँ तक इस 8 साल के पीरियड की बात है, तो प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में सत्ता में आए थे तो उनका एक ही नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और उन्होंने कहा था कि 100 दिन में मैं इस देश के अंदर महंगाई कम कर दूंगा। तो मैं आपको ये बात बता दूं, 2014 से लेकर मतलब 2022 तक 8 साल के पीरियड के अंदर इन्होंने सस्ते पेट्रोल और डीजल को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल सस्ता होने की वजह से, इस सरकार ने करीबन 26,51,000 करोड़ से अधिक की टैक्स वसूली की है। और उसके बावजूद आम आदमी को उसका फायदा नहीं दिया। और उसके उलट मैं आपको बता दूं कि 2014 तक केंद्र सरकार पे ऊपर 57 लाख करोड़ का कर्ज था, जो 2022 में बढ़कर 136 लाख करोड़ हो गया। अब आप इस चीज को देखिए, एक तरफ तो सस्ते पेट्रोल डीजल के नाम पे जो वसूली की जनता से, वो पैसा कहां गया, और 79 लाख करोड़, जो 79 लाख करोड़ रुपया जो कर्ज बढ़ गया, वो कहां गया। तो यहां पर पूरी तरीके से जो वित्तीय अनियमितता है उसके ऊपर पूरा का पूरा प्रश्न चिन्ह है। जो आर्थिक कुप्रबंधन है या आर्थिक बदइंतजामी है या जो सरकारी खजाने को लुटाने की जो मंशा है या जो चेष्टा है, जो कि पूरी तरीके से हुई है, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज महंगाई, चाहे दवाइयों की बात हो, 1.5 गुना महंगी हो गई, खाद महंगे हो गए, बीज महंगे हो गए, आपका निर्माण सामग्री महंगी हो गई, हमारे रिचार्ज महंगे हो गए, हमारा टोल महंगा हो गया, हमारा इंश्योरेंस महंगा हो गया, हमारी गाड़ियों का इंश्योरेंस महंगा हो, हमारे कपड़े, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है। चाहे आज हमारे जो IIM की फीस हो, चाहे IITs की फीस हो, चाहे NITs की फीस हो, वो कई लाख बढ़ गई है। तो आज मेरे को आप बताइए कि गरीब आदमी, और फिर इस पूरे के पूरे दौर के अंदर 23 लाख करोड़, जो 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए, 84% आबादी की आय घट गई, तो रोजगार मिला नहीं। तो ये मोदी जी किस बात की, कल मैं इनका भाषण देख रहा था, 42वें साल के अंदर, किसका विकास किया? भाई ये सारी बातें आप बोलिए, लेकिन उस सवाल का जवाब तो दीजिए जो भाजपा बार बार उठाती है। भाजपा की प्रदेश इकाई कहती ही ये है, जो ही महंगाई की बात आती है, पहला सवाल इनका ये होता है कि राजस्थान में ही सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की कीमत क्यों? राजस्थान की गाड़ियां जाकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में क्यों जाकर के पेट्रोल भरवाती हैं? इस सवाल का जवाब तो दीजिए उनको। जेपी शर्मा जी, मैं आपको इस बात का जवाब दूं कि राजस्थान में जो वैट है, वो वैट लगातार पिछली सरकारों में भी लगता था और अब भी लग रहा है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। आपको पता है सरकार ने, आपको बताओ ना, आप आरोप लगा रहे हो सरकार के ऊपर, दिवाली के ऊपर 5 रुपए और 10 रुपए सस्ता किया था आपकी सरकार के समय 2014 में 5 और 10 रुपए दिवाली के ऊपर सस्ता किया था। उसके बाद आप देखिए इस सरकार ने आज करीबन 10, 12, 15, 16 दिनों के अंदर 9 से 10 रुपया पेट्रोल और डीजल आप देखिए एक्साइज ड्यूटी के नाम पर इन्होंने, अच्छा याद दिलाया, एक्साइज ड्यूटी के नाम पर जो लूट मचाई है इस केंद्र की सरकार ने, जो कि 3 कैटेगरी, बेसिक एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, इसके अंदर राज्यों का जो डिविजिबल पूल था उसका पैसा घटा दिया। अरे सुनिए तो सरकार की मंशा के ऊपर पूरी तरीके से प्रश्न चिन्ह है। सर एक मिनट मेघवाल जी, अमित गोयल साहब, मुझे किसी एक प्रदेश का नाम बता दीजिए जिसने, जब केंद्र ने कमी की थी ना, उसके फॉलोअप में जो कमियां की थी स्टेट्स ने, उसके अलावा रूटीन में किसी स्टेट ने अपने यहाँ पेट्रोल डीजल में वैट में कमी करके कीमतों में कमी कर दी हो, ऐसे किसी भाजपा शासित या दूसरी पार्टी से शासित राज्य का नाम बता दीजिए अमित गोयल जी। जेपी शर्मा जी, एक बात तो आप राजस्थान से क्यों अपेक्षा करते हैं? मुझे बताइए, नहीं आप बड़ी बातें कर रहे हैं, तो चैनल के ऊपर बैठ के कर रहे हैं, रैलियां निकालने की बात कर रहे हैं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है क्या?
उनका पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल आपके यहाँ पर है, सबसे महंगा डीजल आपके यहाँ पर, सबसे महंगी बिजली आपके यहाँ पर, सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था की स्थिति खराब आपके यहाँ पर। बात यही तो है अमित गोयल साहब। अमित गोयल साहब सुनिए, तो उसमें 3 रुपए जो अरे भाई सुनिए गोयल साहब, अगर आप लोग बात यही है, सुनिए तो राजस्थान सरकार की गाड़ियां बाहर डीजल ले रही है, तो आपको शर्म आनी चाहिए। अब आगे बात समझ में, आप सुनिए गोयल साहब, दिक्कत यही है। नहीं मैं अब वापस आ जाऊंगा। ये कह रहे हैं कि साहब महंगाई बढ़ रही है, अरे मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रति व्यक्ति 2014 में प्रति व्यक्ति 73,000 थी, जब 1,45,000 रुपए को, उसके बाद आप लोग नहीं करेंगे। पूरी महंगाई पूरे 7-8 साल के मोदी जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का होगा, और आपकी सरकार तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। मुझे सुनिए, आपको पूरा टाइम दिया है, मेरी बात को पूरा सुनिए, बहुत टाइम दिया आपको। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री कौन सी पार्टी से थे जो 100 करोड़ महीने के कर लेते हैं उनकी बात, महंगाई कम कर रहे हैं। आ जाएंगे भाई साहब, देशमुख जी के ऊपर भी बहस कर लेंगे। सुनिए गोयल साहब, देखिए एक सवाल का जवाब आप कभी नहीं दे पाएंगे कि आपने वादा ये नियम और शर्तों के साथ नहीं किया था कि हम पेट्रोल डीजल की कीमतें 40 रुपए पे ले आएंगे अगर राज्य सरकारों ने वैट कम कर दिया तो। ऐसा आपने नहीं कहा था। इसका जवाब सुनिए अब आप मेरे, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। सुनिए गोयल साहब, ऐसे नहीं, सुनिए आप, ये सवाल का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। इसी तरह से मेघवाल साहब कभी इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे, इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि राजस्थान में ही सर्वाधिक वैट की वसूली क्यों हो रही है। क्या बाकी सारे स्टेट्स में वेलफेयर के काम नहीं हो रहे? क्या वहां जीएसटी आने के बाद में वैट और एक्साइज ड्यूटी कुछ चीजों को लेकर के उसके अलावा कोई और तरीका है क्या रेवेन्यू जुटाने का? हाँ बोलिए। हमारा जो इसके पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है पेट्रोल और डीजल के ऊपर करीबन 22% जो कि हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है उसके अंदर है। हमारी आय के स्रोत लिमिटेड है, हमारी भौगोलिक क्षमता है। मैंने यही तो कहा, दूसरे राज्यों से कैसे अलग है? उसके बाद मैं फिर नहीं डीजल के ऊपर राज्यों से कैसे अलग है? डीजल को डीरेगुलेट किसने किया? आज डीजल को डीरेगुलेट किसने किया? केंद्र सरकार ने डीजल को डीरेगुलेट किया। किसानों के उपयोग में आने वाला डीजल, परिवहन में काम आने वाला डीजल, माल के अंदर माल ढुलाई में काम आने वाला डीजल महंगा हुआ, उसके लिए केंद्र सरकार दोषी है। उन्होंने डीजल के ऊपर सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। इस बात का जवाब इनको देना चाहिए। सुनिए, आप दोनों एक मिनट सुनिए, आप दोनों एक मिनट मेहरबानी करिए, सुनिए फरवरी 2000 गोयल साहब सुनिए, किसानों की अमित गोयल एक मिनट सुनिए। मेघवाल साहब आपने सुनिए, दुगनी हुई क्या? मेघवाल साहब सुनिए। अरे मेघवाल साहब, बहस यहाँ किस बात पर हो रही है? कहाँ जा रहे हैं किसानों? सुनिए तो बात। और आपने कहा कि मैं जवाब देता हूँ, आपके जवाब का स्वागत है, लेकिन समस्या यही तो है कि हम सीधे सीधे तर्क नहीं करते। आप कहेंगे कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ विषम है, यहाँ की विषम है, वो विषम है। भाई आपकी जब केंद्र में भी सरकार थी, राज्य में सरकार थी, आप विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला पाए? क्योंकि इस बात को नहीं माना गया। इनकी सरकार यहाँ भी थी, वहाँ भी थी, विशेष राज्य मांगा, नहीं मिला क्योंकि केंद्र ने नहीं माना। तो ये आप कहते रहे कि यहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं, लेकिन परिस्थितियाँ दूसरे प्रदेशों की भी कमोवेश वैसी हैं, उनको तो कम से कम ऐसा लगता है। सुनिए अब आप दोनों एक मिनट। मित्तल साहब आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ। तमाम सवालों के बावजूद, वार पलटवार के बावजूद, जो अभी तक का सिलसिला है चुनाव का सिलसिला, हम चुनाव की बात से हमारी बातचीत शुरू हुई थी। महंगाई है, इसको मान लिया। भाजपा सरकार की वजह से या भाजपा के वजह से महंगाई है, इसको भी मान लिया 1 मिनट के लिए। बाकी इनकी आपस की लड़ाई है तो। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी जो लगातार चुनाव जीतती आ रही है, चिंता तो इस बात की होनी चाहिए ना मित्तल साहब? जब पहले ये जो पेट्रोल डीजल की बात है, मैं उस मुद्दे पे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस पर भी आकर्षित करिए, और इस पर भी मित्तल साहब आप अपने अनुभव से रोशनी डालिए कि जब मुद्दा एक जैसा होगा, परिणाम अलग अलग कैसे होंगे मित्तल साहब? ये जो पेट्रोल डीजल की राजस्थान में बात है कि वेट बहुत ज्यादा है, तो जो अमित गोयल साहब ने अभी एक तर्क दिया कि जो राजस्थान रोडवेज की बसें हैं वो दूसरे राज्यों से पेट्रोल भरा के लाती है। हमने देखा कि गंगानगर, हनुमानगढ़ में पेट्रोल पंप भी बंद हो गए, क्योंकि क्या नाम से वो इतना उनके पास ग्राहक ही नहीं रहा, इतना महंगा हो गया वहां पे वेट के कारण, तो वो लोग वहां से नहीं लेते, बल्कि जो पंजाब की जो सीमा, पंजाब में जाके वहां से लेके आते हैं और उससे वो अपना काम चलाते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसी पेट्रोल डीजल की कीमतों को उठाया था, और उसके बाद ये कहा गया कि अब चूंकि क्या नाम से जो नियंत्रण है तेल पदार्थों पर, जो नियंत्रण है वो क्या नाम से कंपनियों का हो गया, सरकार का नहीं हो गया। तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूं कि 1 मार्च को जब उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे थे, तब जो एक बैरल जो तेल का भाव था, एक मार्च का मैं बता रहा हूं, $111 का था एक बैरल, और अभी आज की तारीख में
आज की तारीख में 97 $97 का एक बैरल है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को समझाएं कि आखिर में जब आपका नियंत्रण नहीं है, सरकार ये कहती है कि हमारा नियंत्रण नहीं है, तेल कंपनियों का नियंत्रण है, तो 1 मार्च को जब इसमें चुनाव हो रहे थे तब जब क्या नाम से $111 का भाव था, तब देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें ₹100 के आसपास थी। और आज जब 97 क्या नाम से डॉलर का बैरल आपको मिल रहा है तो 117-18 रुपए हो रही है। इसका मतलब मेरा ये कहना है कि सरकार का नियंत्रण तो होता है और चुनाव का इस पर असर पड़ता है। ये बात का यदि मान लो अमित गोयल साहब जवाब दे सके तो बहुत अच्छी बात होगी। दूसरा जो आज मुख्यमंत्री साहब, आपको रोक दूं क्या? मैं गोयल साहब से जवाब ले लूं अगर इस पर कुछ बोलना चाहें, बोलिए गोयल साहब। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से जो कहा है वो मित्तल साहब ने भी दोहराया है। अब एक बात बताइए मेरे को, उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणाम के 15 दिन तक कोई पेट्रोल डीजल की रेट नहीं बढ़ी, अगले दिन भी बढ़ सकती थी, चुनाव परिणाम तो क्या बात है, पेट्रोल डीजल कंपनियों का विवेक 140 दिन तक नहीं बढ़ी और 15 दिन चुनाव के 15 दिन बाद भाई इतनी समझदारी, ये समझदारी भी नहीं होगी क्या? तो ये आप मुझे बता दीजिए, अगर सरकार की मनचाही कि चुनाव हो जाए, परिणाम आ जाए, अगले ही दिन परिणाम के बाद में 15 दिन बाद वृद्धि हुई है। अच्छा, 15 दिन तक नहीं हुई। देखिए, अरे गजब मासूमियत है भाई। अगर आपको अगर चुनाव से संबंध होता तो अगले दिन कीमत बढ़ जानी चाहिए। तो बिल्कुल, अगर चुनाव से संबंध होता तो अगले दिन बढ़ जाने चाहिए थे। आप जो कह रहे हो उसका तो बिल्कुल जवाब यही होना चाहिए। अगर आप कह रहे हो चुनाव से तो वोटिंग के अगले दिन बढ़ जाने चाहिए, तो वोटिंग तो अरे भाई, आपकी पार्टी के प्रवक्ता लगातार ये बात बोलते हैं, पेट्रोल कंपनियां, आप सुनिए, एक मिनट सुनिए गोयल साहब, सुना भी करिए। आपकी पार्टी के प्रवक्ता ये बोलते हैं गोयल साहब बार बार जब भी कोई बहस होती है तब, कि पेट्रोल कंपनियों के हवाले कर दिया और यूपीए सरकार करके गई थी। भाई, हमने तो पेट्रोल कंपनियों को नहीं दिए थे वोट मांगने आप आए थे, उन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उन पर आपका नियंत्रण है, लेकिन आप पर हमारा नियंत्रण है ना, हमारा मतलब आम आदमी का नियंत्रण है ना, तो हम तो आप ही का दरवाजा खटखटाएंगे। एक बात मुझे पेट्रोल कंपनियों की बात कैसे कर सकते हैं? ये पेट्रोल डीजल का मुद्दा क्या इन 5 राज्यों के चुनाव से पहले नहीं था? 5 राज्यों के चुनाव में पहले भी था, लेकिन भारत सरकार की जो वेलफेयर की स्कीम चल रही है, चाहे वो कोरोना काल के बाद देश में फ्री वैक्सीनेशन हो, या देश के अंदर गरीबों को मुफ्त अनाज की व्यवस्था हो, इसी के भरोसे चल रही है, समझ में आ गई बात। लेकिन फिर राज्य की योजनाएं कैसे चलेंगी? राज्य का वेट कैसे कम करवाते हो आप? लोगों को इलाज का मेघवाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट सुनिए। सरकार जो अब एक मिनट मेघवाल साहब, सोशल वेलफेयर के काम करी, जनता वोट दे रही है बीजेपी को, जनता चाहती है कि देश का शासन। अरे वोट देना अलग चीज है, उस पर आ जाएंगे। मेघवाल साहब बोलिए। सर, ये बता रहे हैं कि मतलब 137 दिन तक जो 5 राज्यों के चुनाव थे उसके अंदर इन्होंने पूरा का पूरा इंटरनेशनल मार्केट में फ्लक्चुएशन था, फिर भी उन्होंने चुनाव को मद्देनजर वोट मतलब पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, और जैसे ही चुनाव खत्म हो गए, रिजल्ट आ गए, उसके बाद में इन्होंने लगातार, और आप लगातार देख रहे हैं 16-17 दिन हो गए, पूरा का पूरा बढ़ता जा रहा है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब $142 प्रति बैरल तक का क्रूड का प्राइस गया था, तब भी ₹71-61 के पेट्रोल। आज इस बात की अरे सुनिए, आप कंपनियों में कर्जा छोड़ जाओ, कौन सा लाखों इंडिया में 25 लाख करोड़ से छोड़ के गए, 25 लाख करोड़ से अधिक का पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स वसूला है, 2005 के अंदर 1 करोड़ का आपने ले लिया, और वो 26 लाख करोड़ के अंदर उसको 80 लाख करोड़ का गया। अरे एक मिनट सुनिए, तो सुनिए गोयल साहब प्लीज सुनिए। 2.5 लाख करोड़ डुबो दिया देश को, हो गई बात, हो गई बात। प्लीज सुनिए भाई, आप दोनों अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करने आए हैं या अश्योर करके आए हैं कि आज ही चुनाव जीता कर जाएंगे इसी डिबेट के माध्यम से? सुनिए मित्तल साहब, अरे सुनिए आप लोग प्लीज, सुनिए प्लीज मित्तल साहब, अरे गोयल साहब सुनिए ना आप। गोयल साहब, आपको समझ में नहीं आया? इतनी बड़ी बात समझ में नहीं आएगी आपको? अपनी पार्टी को गारंटी देकर आएंगे गोयल साहब आज इसी डिबेट से जिता कर जाएंगे? बार बार आपसे प्लीज कितनी बार प्लीज सुनेंगे आप मेरे मुंह से? सुनिए आप प्लीज, सुनिए। अरे गोयल साहब सुनिए, आप सुनिए, अरे आप सुनिए, आप पुराने पैनलिस्ट हैं, आपको बार बार प्लीज कर रहा हूं, समझ में नहीं आता क्या? सुनिए आप दोनों, हाँ करेगी तो जनता फैसला, तो आज ही करवा के जाएंगे क्या जनता से फैसला? इसी डिबेट में करा के जाएंगे क्या? सुनिए मित्तल साहब, जहां से हमारी बात रह गई थी कि देखिए महंगाई का मुद्दा तो है, लेकिन महंगाई का मुद्दा कितना असर चुनाव पर डाल रहा है, इलेक्शनियरिंग पर डाल रहा है, ये देखने वाली बात है ना, महत्वपूर्ण बात। और हमने ये महसूस किया, बात अभी 6 महीने से ही शुरू हो गई थी, पिछले 6 महीने पहले से ही बात होना शुरू हो गई थी कि इस बार राजस्थान में एक क्रम टूटेगा, एकांतर क्रम नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद से अब आप उदाहरण देखिए कि 1 महीने पहले ओपीएस की बात आई, माहौल कुछ और था, कश्मीर करौली हुआ, माहौल कुछ और हो गया। तो अंततोगत्वा इस बात को लेकर ये तलवार की धार पर चलने जैसा नहीं है क्या दोनों के लिए कि हम किस मुद्दे पर खड़े रहें, अड़े रहें और लोगों को उससे जोड़े रहें? मित्तल साहब
जेपी जी, आज जो मुख्यमंत्री जी ने जो आज बयान दिया, महंगाई की जो रैली निकल रही थी उसमें मुख्यमंत्री जी को भी जाना था, शायद वो किसी कारणवश नहीं जाके गए, ऐन मौके पर उनका कार्यक्रम नष्ट हो गया। लेकिन उन्होंने उसके तुरंत दौरान ही जब प्रदर्शन हो रहा था उसके दौरान ही अपना एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि शायद क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी को ये भरोसा हो गया है कि वो कितनी भी महंगाई बढ़ाए लेकिन क्या नाम से ध्रुवीकरण के कारण वो चुनाव जीत जाएगी। मुख्यमंत्री का जो बयान है, मेरा मानना है कि जो उन्होंने 4 दिन पहले करौली को लेकर जो बयान दिया था कि जेपी नड्डा राजस्थान में आए और आग लग गई और करौली का प्रकरण हो गया, मुझे लगता है कि ये बयान उससे जुड़ा हुआ बयान है, मतलब उसके आगे वाला जो पार्ट होता है वो उसका बयान है। और जहां तक ध्रुवीकरण का सवाल है, मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल अपने अपने नजरिए से ध्रुवीकरण को देखता है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो आपको याद होगा जेपी जी, उन्होंने बात कहा था कि क्या नाम से देश के जो संसाधन है उन पर पहला हक मुसलमानों का है। तो मेरा ये कहना है कि चाहे वो यूपी का चुनाव हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, ध्रुवीकरण तो वोटों का होता ही है। और जो अभी जो मुख्यमंत्री जी जो बार बार जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं वो मुझे लगता है वो उसी संदर्भ में व्यक्त कर रहे हैं। और मैं आज यहाँ एक बात और अभी बताना चाहता हूँ कि जो अजमेर, कोटा, एक दो शहरों के अंदर आज जिला कलेक्टरों ने क्या नाम से एक आदेश जारी करा है और जिसमें यह कहा है कि क्या नाम से ये जो इन दिनों जो नवरात्र जो धार्मिक आयोजन चल रहे हैं उसमें लोगों के घरों पर जो क्या नाम से जो पताका फहराई जाती है या सरकारी भवनों में फहराई जाती है, उसको देखते हुए माहौल खराब हो सकता है और उसलिए धारा 144 लगा दी गई है। अब समझ में नहीं आता कि आने वाले दिनों के अंदर हनुमान जयंती भी है, जयंती भी है और क्या नाम से रामनवमी भी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर धारा 144 बड़े शहरों में लगा दी गई है, तो इन जुलूसों का फिर क्या हो। ठीक है, आप दोनों अपनी अपनी बात बोलिएगा प्लीज, समय चूंकि बहुत कम बचा हुआ है, चिल्लाने में समय निकल जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं। आप कुछ कहना चाह रहे थे मेघवाल साहब, जब मित्तल जी बोल रहे थे तब अपनी बात बहुत संक्षेप में बोलिए। मित्तल जी बोल रहे थे कि मनमोहन सिंह जी ने ये कहा, कब कहा था मनमोहन सिंह जी ने कि मुसलमानों का हक है? उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों का हक है। अगर आप उस चीज को कोट कर रहे हैं तो थोड़ा सा सही बयान। अब मैं दूसरी बात कर देता हूँ मेघवाल साहब आपको, अब चूंकि समय कम है, मनमोहन सिंह जी को भूल जाइए। एक एंटनी कमेटी की रिपोर्ट 2014 के चुनाव के हार के बाद में आई थी, आधिकारिक रिपोर्ट है, आपकी पार्टी के मुख्यालय में रखी होगी, पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा था कि अत्यधिक तुष्टीकरण की वजह से हमारी हार हुई है, इस अत्यधिक तुष्टीकरण से बचना होगा। छोड़ दीजिए मनमोहन सिंह जी को, वो पढ़ लीजिएगा। गोयल साहब बोलिए। देखिए, मेरा कहना है जो मुख्यमंत्री ने ध्रुवीकरण की बात करी है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए कि कुछ समय पहले एक आदेश निकला सरकार की तरफ से कि राजस्थान के किसी भी पुलिस थाने के अंदर पूजा पाठ नहीं होगा, कोई मंदिर नहीं बनाया जाएगा। पूजा पाठ और मंदिर से पहली बार इस आजादी के बाद में भारत में दिक्कत महसूस हुई। अभी एक नया आदेश निकला है कि आप रमजान के महीने में बिजली की आपूर्ति जो भी रमजानी है, जो भी मुस्लिम एरिया है, उनमें निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जाए। अभी आपने सालासर के अंदर राम दरबार को गिरा दिया। सुनो, रमजान ऐसा सभी धार्मिक उत्सवों पर इसके लिए बाकायदा कागज सभी मंदिरों के झूठ बोलते हो आप लोग, झूठ बोल रहे हैं। आपके पास जानकारी तो वेट करो कि कम से कम कोई ऐसा फिगर झूठ बोलो कि आपको मेरी बात को पूरे देश के अंदर क्या पूछा रहे हो आप मुझसे? अरे भाई सभी चैनल पे रमजान के अलावा चलिए ठीक है, चुनाव में बहुत समय है लेकिन डिबेट पे अब समय तब हो चुका है। बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। जिम्मेदार लोग हैं, कम से कम